गुड इवनिंग। क्या डाउट्स बोलिए। सेंटर ऑफ मास। TWT डिस्कस करते। एक मिनट, पहले एक बार सेंटर ऑफ मास देख लेता हूँ, मैं डिस्कस कर देता हूँ TWT जो भी एक बार। तो चैप्टर करने के बाद वो सीओएम का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम लोग, वो विंडो जे मींस का। हाँ बस वो बचा हुआ है 16 क्वेश्चन है, रुको ना वो कर देता हूँ, कुछ टाइम उसमें नहीं। पेपर कोई क्वेश्चन है तो कम से कम क्वेश्चन तो सेंड करो यार, तभी तो समझेगा मुझे। जो भी डाउट है TWT में उसको शेयर कीजिए पहले ग्रुप पे। सर यस। सो 4, 8, 9, 12, अरे 18 फोर and एट 20। नाइन नहीं, फोटो भेजो। 489 क्या कर रहे हो, मुझे क्या पता कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है। सर An object comprises a uniform ring of radius r and its uniform chord AB, not necessarily made up of same material as shown. Which of the following cannot be the center of mass of the object? तो देख लेते हैं, ये ऐसा है। राइट, तो ये जो रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास C1 0 0, राइट। और ये एक रॉड है, रॉड भी यूनिफॉर्म है, डिफरेंट मटेरियल का हो सकता है बट यूनिफॉर्म रॉड है, राइट। यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा इसके सेंटर पे होगा, कहीं यहाँ पे। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए तो ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा ये, राइट। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा C2, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा C2। तो मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ एक बार कि ये लेंथ कितना होगा और ये लेंथ कितना होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपने को, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, राइट। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये भी एंगल बाइसेक्टर ही है, राइट, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये R है तो ये R/√2 होगा, ये टोटल R है तो ये R/√2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब इसको रिजॉल्व कर लो, ये समझ में आ रहा है, ये R होगा, ये टोटल R है तो ये R/√2 होगा, R cos 45 R/√2। अब इसको जब आप रिजॉल्व करोगे तो इसका एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, R/√2 cos 45, और ये कंपोनेंट क्या होगा, R/√2 sin 45। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी R/√2 इंटू √2 हो जाएगा, ये भी R/2 हो जाएगा। मतलब 2 पॉइंट मुझे मिल चुका है, एक का कोऑर्डिनेट है 0 0, दूसरे का कोऑर्डिनेट होगा R/2 तो अब इसका और इसका ये जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहीं पे लाई कर रहा होगा, यहाँ पे इस साइड यहीं पे लाई कर रहा होगा। ऑप्शन देख लेते हैं अभी, क्या ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए दैट वुड बी लेस देन R/2, x कोऑर्डिनेट वुड बी लेस देन R/2, y कोऑर्डिनेट वुड बी लेस देन R/2 एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। कहीं यहीं पे इसी लाइन पे कहीं पे लाई कर रहा होगा, लाई करेगा तो x की वैल्यू भी जो कि वो R/2 से लेस होगी, y की वैल्यू भी R/2 से लेस होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है R/3 तो पॉसिबल है ये R/3 दिस, ये भी R/2 से लेस है, ये भी R/2 से लेस है, तो ये पॉसिबल है। बी R/√4 √2, ये भी R/√2, ये R/√2 इज ग्रेटर देन R/2, राइट। R/√2 इज ग्रेटर देन R/2, ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड R/4 ये भी लेस है, ये भी पॉसिबल है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। करेक्ट कौन सा नहीं है आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है, तो आंसर ये हो जाएगा बी, राइट। क्लियर है, आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कुछ, क्या दिया हुआ है, द लीनियर डेंसिटी ऑफ अ रॉड
of length 3 meter varies as lambda equals to 2 plus x, then the position of center of mass of the rod. क्लास नोट्स को एक बार रिवाइज करो, इस टाइप का क्वेश्चन होगा. ये x इक्वल्स टू 0 मान लेता हूं मैं, ये x इक्वल्स टू 3 मीटर है तो 3 मीटर हो गया. लैम्डा x के साथ वेरी कर रहा है इसलिए x डायरेक्शन मैंने ड्रॉ किया. तो यहां से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया, राइट. तो इस स्मॉल सा एलिमेंट का जो लेंथ है वो dx है. तो ये स्मॉल सा एलिमेंट है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई कर रहा होगा. इसका मास क्या आएगा, dm इक्वल्स टू लैम्डा dx. लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 प्लस एक्स इंटू dx. तो इसका सेंटर ऑफ मास आप कैसे फाइंड करोगे, xcm क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स बाई dm. तो dm की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस एक्स dx. और x क्या होता है, x जो होता है वो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास. तो dm मास यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, x. और ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स dx. तो ये मल्टीप्लाई कर दो पहले x को इसमें, 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx. और इसको x की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर रहे हैं, 0 to 3, 0 to 3. ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी 0 to 3 है, ये भी 0 to 3 है. ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 3. और ये कितना हो जाएगा यार, 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 3. और ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो 6 प्लस 9 बाई 2. और ये वाली वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 9 प्लस 27 बाई 3, ये भी 9 हो जाएगा. और ये कितना आ जाएगा यार, 21 बाई 2. तो 18 इंटू 2 बाई 21, देख लीजिए कितना आ रहा है, 36 बाई 3 से जाएगा, 3 से 7 टाइम्स में 6, 12 बाई 7, 12 बाई 7, राइट. तो देख लो ऑप्शन में कहीं पे कुछ है, क्वेश्चन नंबर 10 वैसा कुछ दिया हुआ है तो वही आंसर हो जाएगा. 12 बाई 7 गिवन है, आंसर इसका बी हो जाएगा. ये आना चाहिए आपको. देखिए एक बार क्लास नोट्स रिवाइज कीजिए, उसमें आई थिंक एक क्वेश्चन तो ऐसा कराया होगा जिसमें वेरिएबल होता है, जिसमें क्या होता है, लैम्डा जो होता है वो वेरिएबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3m. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3m splits into 3 equal fragments. The fragments have velocities vj cap, vi cap, the velocity of the third particle. ये तो सिंपल था. ये 3m है, ये किस में था, रेस्ट में है. ये किस में, रेस्ट में. अगर ये बताओ ये स्प्लिट हो रहा है, इसका मतलब ये किसकी वजह से स्प्लिट हो रहा होगा, इंटरनल फोर्स. तो इंटरनल फोर्स किसकी वजह से स्प्लिट हो रहा है, तो एक पार्टिकल जा रहा है ऐसा v वेलोसिटी से m, एक जा रहा है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, तीसरा भी किसी भी डायरेक्शन में जाएगा. मैं v एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से v, या v3 एज्यूम कर लिया. तो अगर मैं मोमेंटम लिखूंगा इसका, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिकॉज इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है ये, तो p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल. इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, 3m इंटू 0. p फाइनल कितना होगा, तो ये m है, ये vj कैप, ये m है, ये vi कैप, और ये m इंटू v3 वेक्टर. तो ये तो 0 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, mvj कैप प्लस mvi कैप प्लस mv3 वेक्टर. इसको इस साइड लाइए तो माइनस mvj कैप माइनस mvi कैप इक्वल्स टू mv3. तो यहां से v3 वेक्टर क्या आ जाएगा आपका यार, m से m कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस m कॉमन ले लिया तो mv कॉमन ले लिया, तो ये i कैप प्लस j कैप हो जाएगा mv3. m से m कैंसल आउट, देयरफॉर v3 इक्वल्स टू माइनस v इंटू i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप. ऑप्शन देख लेते हैं क्या है. हाँ तो यही सी आ जाएगा. फिर क्या आ जाएगा आंसर, सी आ जाएगा. सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है आप, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ब्लॉक ए एंड बी, ब्लॉक ए एंड बी 4 kg, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी 4 kg है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है. ये ऑरिजिन है तो 0 0, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4.5 मीटर और 0. क्या बोले, ब्लॉक ए एंड बी
are resting on a smooth horizontal surface given equal speeds 2 meter per second in opposite direction, opposite sense as shown in the figure. At t equals to 0, the position of block are shown. Then the coordinates of center of mass at t equals to 3. अब ये बताओ, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड है. कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है. तो सिंस v एक्सटर्नल, f एक्सटर्नल इज 0, f एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है? 0 है. f एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है? 0 है. f एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है. एंड VCM फाइंड कर लेते हैं. VCM देख लेते हैं क्या है. VCM इज m1 v1, 4 into 2 प्लस 4 into -2, अपोजिट डायरेक्शन में इसीलिए -2 अपॉन 4 + 4, तो ये जाएगा 8 - 8/8. तो ये 0/8, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा? 2.25 और 0, राइट. तो किसी भी टाइम पे अगर इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करोगे, यहीं पे आएगा. किसी भी टाइम पे अगर आप इसका जो है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, इसका और इसका, यहीं पे आएगा. इवन तो ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, फिर भी इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा. क्यों? क्योंकि इसका जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो 0 है, एंड एफ एक्सटर्नल जो है वो 0 है. सिंस एफ एक्सटर्नल 0 एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास इज 0, इट मींस चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0. इसलिए इसका जो आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा? 2.25 एंड 0 हो जाएगा. डी आंसर आ जाएगा, यहीं पे रहेगा आंसर, डी हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. इसका रेडियस क्या गिवन है यार? 2r. यहां से कैविटी हटा देते हैं अपन. रेडियस, कितनी रेडियस की कैविटी है? r. और वो किसको टच कर रहा है? तो सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है. मतलब यहां से बन रहा होगा, सेंटर से बन रहा होगा, तभी टच कर सकता है, वरना तो टच नहीं करेगा. ऐसा बन सकता. इजी कैलकुलेशन के लिए ऐसा बना दिया है कि इसका सेंटर इसी लाइन पे लाई करे, एक्स पे लाई करे. तो ये कैविटी हो गई r की. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? विदाउट कैविटी. पहले क्या फाइंड करते थे? सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी विदाउट कैविटी, राइट. तो पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा. C1 0 0, मास m1. m1 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? तो m1 इज सिग्मा, डिस्क है तो सिग्मा इंटू एरिया, पाई इंटू 2r². तो ये हो जाएगा 4 पाई सिग्मा r². अब कैविटी वाला जो पोर्शन है वो ये है, इसका रेडियस r है, इससे ये डिस्टेंस कितना है? r. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा यार? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? r0, राइट. इसका कोऑर्डिनेट 0 0 अज्यूम किया, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? r0. r0 लिख दिया. मास क्या है? m2. m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा इंटू एरिया, पाई r². अब क्या करते हैं अपन? दो पार्टिकल बन गया ये, C1 0 0, C2 r0. ये मास m1 है और ये कैविटी है, उसके मास को क्या लिखेंगे? माइनस m2. YCM तो 0 ही होगा, XCM ही फाइंड करना है अपने को. XCM की वैल्यू क्या हो जाएगी? m1 x1, यहां से -m2 x2 बाय m1 माइनस. तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया. -m2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा पाई r² इंटू r अपॉन 4 पाई सिग्मा r² माइनस सिग्मा पाई r². तो यहां से ये वाली वैल्यू माइनस सिग्मा पाई r² इंटू r, ये हो जाएगा 3 पाई सिग्मा r². तो देखो पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, r² से r² गया, सिग्मा से सिग्मा गया, ये कितना हो गया? -r/3. एंड YCM जब आप फाइंड करोगे तो YCM क्या हो जाएगा? m1 इंटू 0 माइनस m2 इंटू 0 बाय m1 माइनस m2. तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा. तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? d. पहले 0 0 पे था सेंटर ऑफ मास, अभी कितने पे है? -r/3 0. तो डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे? 0 माइनस r/3 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर. अरे x2 - x1 या x1 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y1, डिस्टेंस फार्मूला. तो यहां से ये r/3 आ जाएगा, और यही वाली वैल्यू b है, राइट. तो b की वैल्यू क्या है? 1/3, और आपको फाइंड करना है 1/b. तो 1/b की वैल्यू क्या हो जाए? 1/b की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, राइट. b की वैल्यू कितनी हो गई? hence b equals to 1/3. therefore 1/b is 3. तो इसका आंसर 3 होगा. इसका आंसर क्या होगा? 3.
क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ तो आना चाहिए ना, ये आ गया तो फोर्थ नहीं आएगा क्या यार? किसका है क्वेश्चन नंबर फोर्थ? ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो फोर्थ आएगा या नहीं आएगा? क्वेश्चन नंबर 22। यस सर। आ जाएगा, सिग्मा का यूज करो, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। 8 तो इसलिए बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, क्लास नोट्स जो है वो इम्पोर्टेंट। तो क्लास नोट्स जब रिवाइज नहीं करोगे तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 जैसा एग्जाम में आ जाएगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, लेक्चर नोट्स। इफ द सिस्टम इज रिलीज देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चेक कीजिए एक बार, बताने का बिल्कुल भी मूड नहीं है ये क्वेश्चन, क्योंकि तुम लोग बिल्कुल भी रिवाइज करते नहीं हो नोट्स को। 3m, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐसे जाएगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इस, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से 3 mg है और यहाँ पे mg है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स कितना आ जाएगा? 3 mg माइनस mg अपॉन टोटल मास, राइट? तो 3m प्लस m, इट वुड बी 2mg/4m, तो g वुड बी g/2। एक्सेलरेशन क्या हो गया? g/2। देखो ये एक ब्लॉक है, मास m, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है g/2, और ये ब्लॉक है, इसका मास 3m है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में g/2। अपने को पता है m इंटू ए की वैल्यू इसकी ग्रेटर हो, तो जिसकी वैल्यू m इंटू ए ग्रेटर हो ना, उसी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लिखो, ज्यादा बेटर, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड ही चाहिए होता है, साइन में तो, ऑप्शन में तो नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना है, तो यहां से ये ग्रेटर है, पॉजिटिव ले लिया, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m1 a1, राइट? तो ये 3m इंटू ए, ये माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस ए अपॉन 3m प्लस m। ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 3ma माइनस ma/4m, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 2ma/4m, तो ये हो जाएगा a/2, और 1/2 ए की वैल्यू क्या है? g/2, आंसर क्या हो जाएगा? g/4। आंसर क्या आ जाएगा? g/4। क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया? 4 पार्टिकल्स ए बी सी एंड डी with masses ma, mb, mc, md are at the corners of a square. They have acceleration of equal magnitude with directions. The acceleration of center of mass. तो मैं पहले वेक्टर के टर्म में लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ ए ये है माइनस ए आई कैप, एक्सेलरेशन ऑफ बी ए जे कैप, एक्सेलरेशन ऑफ सी ए आई कैप, एक्सेलरेशन ऑफ डी माइनस ए जे कैप, राइट? अभी मुझे सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन चाहिए, ए सी एम क्या लिखेंगे अपन? एम सब मास, एम मास डिफरेंट है, एम ए प्लस एम बी ए बी प्लस एम सी ए सी प्लस एम डी ए डी बाय एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी प्लस एम डी। मास की वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए, ये है m और माइनस ए आई कैप, और ये है 2m, और ये है ए जे कैप, प्लस एम सी इज 3m, और ये वाली वैल्यू ए आई कैप, एम डी इज 4m, और ये वाली वैल्यू माइनस ए जे कैप, अपॉन m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m प्लस 4m। ये कितना हो जाएगा? माइनस एम ए आई कैप प्लस 2m ए जे कैप प्लस 3m ए आई कैप माइनस 4m ए जे कैप, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 10m। तो यहां से आई कैप को एक साथ 3ma आई कैप माइनस ma आई कैप, तो 2ma आई कैप, और ये माइनस हो जाएगा 2ma जे कैप बाय 10m। 2m कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा a आई कैप माइनस a जे कैप बाय 10m। ये 5 टाइम्स में जाएगा, a भी कॉमन लो तो a/5 आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप। कुछ करना ही नहीं था, ये सब क्वेश्चन आना चाहिए था, नहीं आया है, इसका मतलब आपने क्लास नोट्स को सही से रिवाइज नहीं किया है ना, तो लेक्चर में आपने थोड़ा सा भी फोकस किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ फॉर्मूला है ए m1 a1 प्लस m2 a2, ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में ये एक वायर रॉड है, राइट?
ये एक रॉड है और एक रॉड यहाँ पे, 3 रॉड्स। आपको इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। ये 0 0 है और ये एक्स वाई है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, राइट। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। मास m अज्यूम कर लेता हूँ, तो इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये l/2 और ये l, राइट। ये l है तो ये l/2 और l/2 एंड l। इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे होगा, तो ये डिस्टेंस l है और ये l/2 है, तो C2 मास तो m ही होगा, ये हो जाएगा l/2। इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे होगा C3, तो ये वाला डिस्टेंस l और ये l/2, तो 3l/2, एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0, मास तो m ही रहेगा। तो अब मुझे एक्सीएम फाइंड करना है। एक्सीएम क्या होगा, m1 x1 मतलब l/2, m2 मास m है, m2 x2 मीन्स l, m3 l3 मीन्स 3l/2 अपॉन m+m+m। तो ये कितना आ रहा है, ml/2 प्लस ml, 3ml/2 बाई 3m। 3ml/2 प्लस ml/2 कितना हो जाएगा, 2ml, राइट। और ये ml है, तो टोटल हो जाएगा 3ml बाई 3m। x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, l। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ycm, m इंटू l प्लस m इंटू l/2 प्लस m इंटू 0 बाय y1 y2 y3। इसको m1 m2 m3 लिख रहे हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका ml, और ये आ रहा है ml/2, और ये आ रहा है 3m। तो ये कितना हो जाएगा, 3ml/2 हो जाएगा, 3ml/2 इंटू 3m कैंसल आउट हो गया, ये l/2 हो गया। तो ऑप्शन में देख लीजिए, x कोऑर्डिनेट l है, y कोऑर्डिनेट l/2 है। x कोऑर्डिनेट l है एंड y कोऑर्डिनेट क्या है, l/2 है। किधर है वो ऑप्शन, एक मिनट। x कोऑर्डिनेट जो भी है, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 12। तो x कोऑर्डिनेट l है, y कोऑर्डिनेट l/2, तो RCM डायरेक्ट लिख दो ना, वेक्टर के टर्म में लिख तो XCM i कैप प्लस YCM j कैप, क्या आ जाएगा आंसर, LI कैप प्लस l/2 j कैप। आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। टू स्कैटर A and B of masses 50 kg and 70 kg respectively stand facing each other 6 meter apart। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, राइट। और इसके बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है। ए जो है, ये ए है, ये है 50 kg और ये 70 kg है। देन दे पुल ऑन अ रोप stretched between them, how far has each moved when they meet, when they meet। कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब ये बताओ, जब ये पुल कर रहा होगा, मुझे ये बताइए कि इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगा, जितना ये इस साइड टेंशन लग रहा होगा उतना इस साइड टेंशन लग रहा होगा। सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, और इनिशियली ये सेंटर ऑफ मास किस में है, रेस्ट में है। since f external is 0 and VCM is 0, hence delta XCM would be 0। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां से मैं डिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूं R1, ये सेंटर ऑफ मास है, ये R2 है। कैसे आप फाइंड करोगे, R1 की वैल्यू, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, R1 इज m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू टोटल डिस्टेंस, टोटल 6, तो 70 बाय 120 तो 6, ये जाएगा 6 से 2 टाइम्स में जाएगा, ये 3.5 मीटर ट्रैवल करेगा। ये 3.5, तो ये कितना ट्रैवल करेगा, 2.5। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस R1, तो 6 माइनस 3.5, ये हो जाएगा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 18 वो भी नहीं आया। तुमसे कुछ आया था क्या यार, एग्जाम में कुछ आया तुमसे? डाउट्स ऐसे हैं इसका मतलब तुम कुछ नहीं पढ़ते हो, क्लियर दिख रहा है मुझे। A particle, a mass of 100 gram strikes the wall with velocity 5 meter per second at an angle as shown in the figure, and it rebounds with the same speed. ये ऐसा जा रहा है, कितनी स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है? इसका मास मैं एम अज्यूम कर लेता हूँ, लास्ट में वैल्यू कितनी कितनी स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक कर रहा है, और रिबाउंड भी सेम वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड से ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना होगा। ये 60 दिया हुआ है तो ये भी 60 रहा होगा, राइट? मतलब ये 30 तो ये भी 30। तो फोर्स फाइंड करना है। फोर्स फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, बिकॉज टाइम दिया हुआ है। इफ द कांटेक्ट टाइम इज दिस, देन द व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मास ऑन द वॉल। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे? तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है ना, और ये एंगल इसका 60 है, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू अगर मैं, ये 5 दिया हुआ है तो 5 ही लिख लेता हूँ, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका एक कॉम्पोनेंट इस साइड 5 cos 60, ये हो जाएगा 5/2, और ये हो जाएगा 5 sin 60, तो ये हो जाएगा 5√3/2। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? इसको पॉजिटिव मान लो, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। इनिशियल लीनियर मोमेंटम m इंटू 5√3/2 आई का प्लस वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं, और ये हो जाएगा 5/2 जी का। फाइनल लीनियर मोमेंटम कैसा होगा? तो ये ऐसा जा रहा है फाइनली, ये 60 डिग्री है, सेम वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में फिर से 5 cos 60, 5/2 सेम है, तो ये वाला टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगा। 5 sin 60, तो ये हो जाएगा 5√3/2। तो P फाइनल अगर अब मैं लिखूंगा तो M इंटू वी फाइनल, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो -5√3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना जाएगा? डेल्टा P इज P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो P फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी? M इंटू 5√3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप माइनस M इंटू -5√3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप। तो यहां से ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5√3m/2 आई कैप प्लस 5m/2 जे कैप माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5√3m/2 आई कैप माइनस 5/2 m जे कैप। ये वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, ये कितना आ जा रहा है? 10√3, 5√3 प्लस 10√3/2 m आई कैप। 2 से 5 टाइम्स में जाएगा, ये कितना आ जा रहा है? 5√3m आई कैप। या मैंने उल्टा लिख दिया, ये माइनस है तो इसको माइनस लिखिए, ये दोनों प्लस है तो ये माइनस में आएंगे, तो ये माइनस आ जाएगा माइनस। मुझे मॉड फाइंड करना है, तो मॉड मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो ये प्लस में आ जाएगा 5√3m। m की वैल्यू पुट कर दिए, 5√3m इज 100 ग्राम मीन्स 0.1 kg, 0.1 kg। तो फोर्स कितना आएगा? डेल्टा P बाई डेल्टा टी, डेल्टा P बाई डेल्टा टी। डेल्टा P कितना है? 5√3 इंटू 0.1, डेल्टा T इज 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 5√3 इंटू 0.1 10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा 10⁻3 हो जाएगा बाई 2, ये 10⁻2 हो जाएगा 100, 100 मीन 100 को डिवाइड कर दो 2 से, 50 हो जाएगा, 50 इंटू 5 250√3 न्यूटन, 250√3। बॉल जो है वो, अब देखो ये मोमेंटम किस डायरेक्शन में आया? एक्स डायरेक्शन में। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो आ रहा है, ये किसका चेंज इन मोमेंटम है? बॉल का। तो बॉल पे मोमेंटम एक्स नेगेटिव एक्स में आ रहा है, तो फोर्स भी बॉल पे, ये बॉल जो है इस बॉल पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये बॉल इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा, राइट? सर तो आपको क्वेश्चन, एवरेज फोर्स निकाल रहे। यस, तो क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? अच्छा ओके सर, वो नहीं तो वो डीपी बाई नहीं, डीटी एक मिनट, करते। नहीं मुझे बात करने दो यार। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? पहले भी एमटी में इस टाइप का, टीडब्ल्यूटी में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, और फिर भी अगर ये डाउट आ रहा है
तो क्या समझ सकता हूं मैं, अब समझ लो तुम लोग खुद से। देखो जाके TWT के पेपर्स, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इस टाइप का, डिट्टो नहीं, सेम नहीं बोल रहा हूं कि वैल्यू सेम है, बट क्वेश्चन पहले आ चुका, और ऐसे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले, कि अगर जब भी कोई बॉडी स्ट्राइक कर रही है कहीं पे, तो जब भी फोर्स फाइंड करना होता है तो चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना होता है और टाइम से डिवाइड करना होता है, तो फोर्स की वैल्यू आती है। यस सर। ठीक है, तो अभी ये सब डाउट नहीं आना चाहिए कि कौन सा फोर्स है और क्या है। ट्वेंटियथ, an impulse I changes the velocity of particle from v1 to v2, the kinetic energy gained by the particle। तो ये बताओ, गेन इन काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखोगे? गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो, ये है, आप इसको लिख सकते हैं v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को v2 प्लस v1 इंटू v2 माइनस v1, बट ऑप्शन में कहीं पे ऐसा है नहीं वेक्टर के टर्म में, तो इस वाले को आप कैसे लिख सकते हैं क्या, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, v2 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर डॉट v2, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है v2 माइनस v1। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लेते हैं अपन कैसे, अपन ने इसको ऐसे लिखा, देखो ये, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये आना चाहिए, राइट। देखो मल्टीप्लाई करते v2 डॉट v2 माइनस v2 डॉट v1 प्लस v1 डॉट v2 माइनस v1 डॉट v1। तो v2 डॉट v2, a डॉट a क्या होता है, a डॉट a, दक्ष बताएगा, दक्ष a डॉट a की वैल्यू क्या होती है? सर 1 1 होती है, वाह वेरी गुड। किसी को आता है क्या a डॉट a? a डॉट a, सर आई कैप 1 होगा ना? आई कैप है क्या ये? आई कैप 1 होगा सर, ये आई कैप लिख रहा हूं मैं। सर अच्छा सर, ए स्क्वायर साइन थीटा, फिर ए साइन स्क्वायर थीटा 0 होगा। तो 0 हो जाना चाहिए, साइन थीटा 0 है तो ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, तो ए वेक्टर ए डॉट ए तो 0 हो जाना चाहिए ना फिर। किसी को आ रहा है कुछ? ए डॉट ए क्या होगा, ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, साइन थीटा नहीं। ए स्क्वायर, अब ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए है मतलब एंगल तो सेम होगा, 0 होगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये 1 हो जाएगा। तो ए डॉट ए इज ए स्क्वायर, ए डॉट ए इज ए स्क्वायर। तो इसी तरीका से वी डॉट वी टू स्क्वायर माइनस ये क्या लिखोगे, वी टू वी वन कॉस थीटा, ये क्या लिखोगे वी वन डॉट वी टू, ये भी सेम आएगा वी वन वी टू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा वी वन स्क्वायर। तो देखो ये और ये सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा, क्या आ रहा है वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर था, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं हाफ वी टू वेक्टर प्लस वी वन वेक्टर इंटू वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर। तो यहाँ से हाफ एम वी टू माइनस वी वन, और ये हो जाएगा वी टू प्लस वी वन को मैं इस साइड कर देता हूँ, ये क्या है आपका एम वी टू माइनस एम वी वन इंटू वी टू प्लस वी वन। ये क्या है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो बोल सकते हैं आप डेल्टा पी, है ना, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट लिख दीजिए, डॉट ए डॉट बी लिखूं या बी डॉट ए, दोनों सेम होता है राइट, इसीलिए मैंने इसको इस साइड कर दिया और इसको इस साइड कर दिया, बी डॉट ए लिखू, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो डॉट यहाँ पे आ गया, ये डॉट हो गया, ये हो गया वी वन प्लस वी टू लिख दिया। डेल्टा पी क्या होता है, इम्पल्स, यही क्वेश्चन में गिवन है आई, तो आई डॉट वी वन प्लस वी टू, आई डॉट वी वन प्लस वी टू, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सर बट ये लाइक स्ट्राइक कैसे होगा कि वेक्टर्स में ऐसे स्प्लिट करना? हाँ ऑप्शन, ऑप्शन से स्ट्राइक होगा, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में गिवन है यार, नहीं ऑप्शन में गिवन होता तो यस मैं तो यही सॉल्व करके छोड़ देता ना, सिर्फ इतना ही, आगे थोड़ी सॉल्व करता मैं।
ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करता तो मैं ऐसा लिखता, यहाँ से हाफ m v2 दिस है, तो ये हो जाता आपका i या j, इसमें i दिया हुआ था i v2 प्लस v1, मैं सिर्फ इतना लिख देता बस। बट ऑप्शन में दिया हुआ डॉट प्रोडक्ट में, तो ये समझ में आना चाहिए कि वेक्टर यूज होगा। जब वेक्टर का साइन लगा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट है, तो वेक्टर तो यूज होगा, तो ऑप्शन से स्ट्राइक होती है चीजें। यस सर, और वो रिजल्ट याद रख लेना, वो वाला v² माइनस v1 वाला, क्या वो जो रिजल्ट आपने बनाया वो याद रख लेना ना। लर्न करने की चीज थोड़ी है वो सब, हर कुछ को लर्न थोड़ी कर सकते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा ये। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं क्या है। क्या दिया हुआ है, कंसिडर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग masses m1 and m2 if the particles of mass m1 is pushed toward the center of mass of the particles through a distance d, by what distance would be the particle b of mass m2 move so as to keep the center of mass of the particle at original position। अब यहाँ पे बोलूंगा कि इस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो फिर भी तुमको लगेगा अरे सर तो सब कुछ सॉल्व बोल रहे कराया ही है, कुछ कराया तो है नहीं। नहीं है तो एक बार क्लास नोट्स देखिए, एक बार क्या बताया गया नहीं बताया गया। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, मतलब डेल्टा एक्सीएम की वैल्यू 0 है। क्या लिखेंगे अपन, m1 डेल्टा x1। क्लास नोट्स रिवाइज नहीं करते हो तुम लोग, और ये एक्सपेक्ट करते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो कहाँ से होगा भाई साहब, 0। ये कितना मूव किया, डी किसके टूवर्ड्स मूव किया, सेंटर ऑफ मास के टूवर्ड्स मूव किया, राइट। तो प्लस लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में गया, सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे होगा, तो इस डायरेक्शन को मैं प्लस ले लेता हूँ, तो एम डी प्लस m2 इंटू डेल्टा x2। अब ये इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, m2 इंटू डेल्टा x2 इक्वल्स टू माइनस m1 इंटू डी। तो यहाँ से डेल्टा x2 की वैल्यू क्या आ जा रही है, माइनस m1 डी बाई m2। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पार्टिकल इस साइड आया हो, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल जो है m2 है ना, m2 will move towards center of mass, towards center of mass, right। तो आंसर उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछा है तो m1, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है सी, m1 by m2 into d। नेगेटिव साइन, ऐसा नहीं कि सर ऑप्शन में तो नेगेटिव दिया ही नहीं है, नेगेटिव साइन की क्या मीनिंग होती है ये आपको बताया गया है, राइट। नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि ये पार्टिकल इस साइड मूव किया होगा, तो आपको डिस्टेंस पूछा है तो आंसर डिस्टेंस में बताना है, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तो ये माइनस, आंसर में माइनस नहीं बताना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। और भी किसी का कुछ डाउट है, एनीवन। सर वो उस दिन WP के वो जो बुकलेट थोड़ा बचा हुआ था वो कर दोगे? सब डिस्कस करेंगे। ऐसा ये बताओ, अभी तक जो चैप्टर पढ़ाया है कुछ ऐसा बचा है कि डिस्कस नहीं किया है, ये बताओ। नहीं सर। तो फिर थोड़ा पेशेंस रखो ना यार, होगा डिस्कशन, सब डिस्कस करेंगे। पहले एक बार जब TWT डिस्कस कर रहा हूँ तो पूछ लेता हूँ क्या हुआ है नहीं हुआ है। एक बार सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया, सेंटर ऑफ मास को डिस्कस कर लेते हैं आज। इस वीक में 2 लेक्चर है, एक लेक्चर में अपना सेंटर ऑफ मास कंप्लीट हो जाएगा, एक लेक्चर फिर भी है 2 आवर्स का लेक्चर रहेगा, उसमें डिस्कशन ही होगा। मैं डिस्कस कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, एग्जाम से पहले तुम्हारा डिस्कशन हुआ सब, ठीक है। और भी कोई किसी का डाउट है, एनीवन? नहीं है। देखो, जब भी कभी पेपर दो या नहीं दो, बट फिर भी एक क्लास नोट्स को एक बार रिवाइज करो, क्या है, क्या बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, देखो एक बार। तो फिर बताने का कोई मतलब नहीं होता है। अपन डिस्कस कर रहे थे सेंटर ऑफ मास, राइट। तो सेंटर ऑफ मास में एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके अपन। अब डिस्कस कर लेते हैं विंडो टू जेई।
नेक्स्ट डाउट मतलब इसी वीक जो 2 लेक्चर है, तो सेकंड लेक्चर में मैं डाउट्स ही लूंगा, तो उसमें अपन जो तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी का कुछ क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। विंडो टू जेई, बताओ यार, क्वेश्चन नंबर 1 to 16। क्वेश्चन नंबर 1 to 16। सिक्स वन। क्वेश्चन नंबर 6। और भी किसी का कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 to 16। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 डाउट है, राइट? सर एक्चुअली अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर नेक्स्ट और लेक्चर में कुछ चलेगा क्या? तो फिर मैं वर्क पावर करा देता हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ है तो कुछ तो कर लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है? अ थिन रॉड ऑफ लेंथ एल, एक रॉड है, उसका लेंथ एल है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू एल। इट्स लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा की जो वैल्यू है वो कैसे वैरी कर रही है? के एक्स बाई एल रेज टू एन, ऐसे वैरी कर रही है। n can be 0 or any positive value number if the position of axiom of the center of mass of the rod is plotted against n, which of the following graphs best approximates the dependence of axiom on n। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे क्या है, लैम्डा वेरिएबल है, तो x डिस्टेंस पे एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया dx का, क्या किसका लेंथ ले लिया dx, dx का मास क्या हो जाएगा dm, और dm की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा dx। ये कितना हो जाएगा कि x रेज टू एन बाय एल रेज टू एन इंटू डी एक्स, राइट। तो मुझे एक्सीएम फाइंड करना है, तो एक्सीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी dm इंटू एक्स बाय dm। तो dm की वैल्यू क्या है के एक्स रेज टू एन बाय एल रेज टू एन इंटू डी एक्स, और x तो x ही रहेगा यहाँ पे, बिकॉज यही इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी के एक्स रेज टू एन बाय एल रेज टू एन इंटू डी एक्स। तो k अपॉन एल रेज टू एन कॉमन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये x से मल्टीप्लाई कर दिए, x रेज टू एन प्लस वन dx हो जाएगा, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी k अपॉन एल रेज टू एन जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x रेज टू एन dx। देखो ये वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से अगर मैं आगे सॉल्व करूँ इसको, मुझे x का फंक्शन, डायरेक्टली नहीं कैंसिल कर सकते थे वो जो, क्योंकि सेम सेम इंटीग्रेशन दिखता है ना। नहीं नहीं सेम नहीं है, ये x है, ये x है। बस सर, एक्स तो बाहर है ना ब्रैकेट के, कौन सा बाहर है? वो जो एक्स है। x बाहर कहाँ पे है? नहीं, ब्रैकेट के बाहर का क्या मतलब तुम समझ रहे हो इससे? अरे भाई साहब, ये 5 है, ये 3 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं 5 इंटू 3, रॉन्ग हो जाएगा। नहीं नहीं, राइट है। कुछ भी मत कर लेना खुद से, जैसा बताया गया वो करना है। अलग इंटीग्रेशन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है एक्सीएम, एक्स रेज टू एन प्लस वन है, कैंसिल कर दोगे पूरा रॉन्ग हो जाएगा, एक्स रेज टू एन। यहाँ पे तो आंसर, तो एक्सप्रेशन फाइंड करना है, यहाँ पे तो आंसर दिख भी जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड करना है, 0 to x, 0 to x, एल तक नहीं फाइंड करना है, एल अपन बाद में देखेंगे, पहले एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सीएम क्या आ जाएगा आपका, एक्स रेज टू एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू, ये 0 to x है, ये हो जाएगा आपका एक्स रेज टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। 0 to x जब आप पुट करोगे तो एक्स रेज टू एन है, 0 पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा, ये n प्लस वन न्यूमिनेटर में आ जाएगा, n प्लस वन बाय एन प्लस टू, और ये वाली वैल्यू जाएगी एक्स रेज टू एन प्लस टू अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस वन। तो यहाँ से एक्सीएम की वैल्यू क्या आ रही है, एक्सीएम इक्वल्स टू एन प्लस वन बाय एन प्लस टू, और यहाँ से ये कैंसल आउट होके सिर्फ x आ जाएगा, यही गिवन है ना, और तो कुछ गिवन ही नहीं है ना, राइट। एक्सीएम डायरेक्टली x तो नहीं दिख रहा है मुझे, एक्सीएम डायरेक्टली x तो नहीं दिख रहा है, बट ऐसा एक्सप्रेशन क्यों आया फिर? सर डायरेक्टली एल के साथ क्यों नहीं लिमिट्स लगाया? नहीं नहीं नहीं, वेट 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 वेट, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग।
n कांस्टेंट नहीं है ना, n की वैल्यू भी वेरिएबल है, राइट। मुझे x के साथ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए n के साथ। किसके साथ चाहिए? n। अपन ने क्यों ये रॉन्ग क्यों हुआ, समझ में आ रही है बात? क्योंकि n कांस्टेंट नहीं है। मैं सोच रहा था n कांस्टेंट, आगे लिखा n कैन बी जीरो और एनी पॉजिटिव वैल्यू, और n के साथ ही ग्राफ ड्रॉ करना है, x के साथ ड्रॉ नहीं करना है अपने। मैं सोच रहा था x के साथ ड्रॉ करना है। किसके साथ ड्रॉ करना है? n के साथ ड्रॉ करना है। तब तो आ जाएगा, तब तो ये सब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा मुझे। किसके साथ ड्रॉ करना है? n के साथ। तो n के साथ ड्रॉ करना है, तब तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखिए, तब तो डायरेक्ट मैं फाइंड कर देता हूँ। मैं सोच रहा था n कांस्टेंट है, n वेरिएबल है, n के साथ ही ड्रॉ करना है, n वेरिएबल है, तो आप इसको ऐसे मत फाइंड कर लेना, ठीक है, बिकॉज n ही वेरिएबल हो गया है। तो किसी भी n के लिए सपोज आपने फाइंड कर लिया तो ये तो दिख जाएगा, बट आप या ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया, तो इससे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने में कोई ये नहीं है, n+1 है, n+2 है, ड्रॉ हो जाएगा, ड्रॉ करने में कोई ये नहीं है। बट उस केस में इसकी वैल्यू 0 to l पुट कर दो। मैं l लिख देता हूँ, फिर देख लेते हैं क्या आएगा। 0 to l, बिकॉज किसी भी n के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो मैं अभी n को n अज्यूम कर रहा हूँ, लास्ट में यहाँ से n को वैरी करा देंगे अपन। देख लेते हैं 0 to l, तो ये हो जाएगा l, ये भी हो जाएगा l, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी l, राइट। तो अब यहाँ से xcm की वैल्यू क्या आ रही है? वेरिएबल आपका n है, n+1/n+2 इंटू l, ये टर्म कांस्टेंट हो गया है। अब देखिए, अगर n की वैल्यू, यहीं से ऑप्शन से जाना है बिल्कुल अपने को, n की वैल्यू अगर 0 होगी तो xcm क्या होगा? 1/2 l/2 हो जाएगा, राइट। यस सर। मतलब जब n की वैल्यू 0 है तो xcm l/2 है। ऑप्शन देखो पहले, यहीं से ऑप्शन देखना स्टार्ट करो। ये तो n है, 1 3 4। ये l है, ये xcm है। जब n की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये इस एक्सिस पे, तो xcm की वैल्यू l/2 होगी। मतलब ये कहां से स्टार्ट होगा? ये ग्राफ l/2 से स्टार्ट होगा। ये बात आ रही है समझ में? यस सर। n की वैल्यू 0 है तो xcm क्या होगा? l/2। l/2 है तो ग्राफ n की वैल्यू 0 कहां पे होगी? इस एक्सिस पे होगी n की वैल्यू 0। तो जब n की वैल्यू 0 होगी, xcm l/2, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन बी जो है सेकेंड ऑप्शन, ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। एलिमिनेट कर दीजिए सेकेंड ऑप्शन को। कुछ आई बात समझ में? यस सर। तो ऑप्शन जो है सेकेंड तो हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। देखो, n की वैल्यू चेंज होगी। सपोज मैंने n को 1 पुट किया, तो xcm कितना हो जाएगा? 2/3 l, 2l/3 हो जाएगा, राइट। होगा या नहीं होगा? यस 2l/3। यस सर। तो क्या सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी क्या इनके रेस्पेक्ट में? कांस्टेंट नहीं रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन में सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अरे आई बात समझ में? या तो ऑप्शन 3 यस सर। होगा या 4th हो, 3 या 4। अब यहां से मैं n की वैल्यू एक बार 2 पुट कर देता हूं। n की वैल्यू 2 है तो xcm देख लीजिए क्या है। xcm जो है वो क्या आ रहा है आपका? ये हो जाएगा 3/4l, राइट। यस तो सर। क्या एक n के साथ सेंटर ऑफ मास इंक्रीज हो रहा है? हो रहा है ना यार। तो इसका मतलब देखो, यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। एक कुछ ऐसा इंक्रीजिंग टाइप का दिख रहा है, मतलब इसका स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में स्लोप डिक्रीज हो रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है। तो अब स्लोप का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे सपोज टेंजेंट ड्रॉ कर, ये समझ में आ रहा है कि ये अगर ऐसा जा रहा है तो इसका स्लोप डिक्रीजिंग है। अरे मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है, यहाँ से ऐसा जा रहा है, ये यहाँ से अगर ऐसा जा रहा है तो फाइनली यहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा ना यार। यहाँ से स्लोप यस डिक्रीज सर। हो रहा है ना यार। दूसरे वाले में भी एंड पे जाके डिक्रीज हो जाता ना, कहाँ पे? जो अरे लेफ्ट वाला। स्टार्टिंग का देखो ना यार, एन का क्या हो रहा है, स्टार्टिंग का मैं चेक कर रहा हूँ, ये इंक्रीजिंग दिख रहा है, ऐसा जा रहा है।
बहुत यस डिफिकल्ट है यार। ये ऐसा जा रहा है पहला ग्राफ सेकंड में, यस सर। तो ऐसा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो 0 आएगा, फिर यहाँ पे ड्रॉ यस करेंगे यस कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ वैल्यू आएगी, मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस सर, स्टार्टिंग वाले पार्ट में। यहाँ पे स्टार्टिंग का ही चेक कर लेते हैं ना अभी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 0 से 2 देख रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग का पार्ट देख रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करोगे कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ड्रॉ करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग ग्राफ, क्या है, डिक्रीजिंग है। और स्टार्टिंग में इसका इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है तो स्लोप फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डेल्टा का यूज करना पड़ेगा। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एन, तो यहाँ से डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एन फाइंड करो। तो डेल्टा एक्स, इसके लिए डेल्टा एक्स बाय, जब एन की वैल्यू, एन कहाँ से 0 से 1 जा रहा है, तो उस केस में डेल्टा एक्स सी एम बाय डेल्टा एन फाइंड कर लेते हैं। कितना आ रहा है, 2l/3 माइनस l/2 अपॉन ये वाली वैल्यू 1। कितना आ रहा है, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 6 दिख रहा है, तो ये 2 4l हो जाएगा माइनस 3l, तो l/6 हो गया। सेकेंड, n इक्वल्स टू 1 to 2, 1 to 2 डेल्टा एक्स सी एम बाय डेल्टा एन। ये वाली वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये वाली वैल्यू जो है आपको 3l/4 माइनस 3l/4 माइनस 2l/3 अपॉन एन, डेल्टा एन क्या हो जाएगा, 2 - 1, फिर से 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 से 3 तो 9l हो जाएगा, ये 8l हो जाएगा, तो ये l/12। अब देखो पहले क्या था इसका स्लोप, l/6, फिर उसके बाद इसका स्लोप क्या हो गया, l/12, तो स्लोप इसका डिक्रीज हो गया। तो स्टार्टिंग में इसका डिक्रीजिंग स्लोप किसमें है, इसमें है। आगे फाइंड करोगे हमेशा डिक्रीजिंग आएगा, किसमें है, इसमें है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। सर। इसका आंसर क्या आएगा, डी हो जाएगा। कुछ आई बात समझ में। सर आप यहाँ पे डेल्टा कैसे यूज करो, इट इज अ कर्व ना। तो अरे कर्व है स्लोप तो स्लोप वेरिएबल होगा ना। ऐसा फाइंड करो, देखो आगे बताऊंगा, हवा हवा ही हो जाएगा, समझे। XCM n+1/n+2 इंटू एल dxCM/dn फाइंड कर सकते हैं। एल कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। यहां से क्या आ जाएगा, n+2 का स्क्वायर इंटू n+2 इंटू d/dn इंटू n+1 माइनस n+2 इंटू n+1 इंटू d/dn इंटू 1 n+1। ऐसा होगा ये होता है स्लोप। यस सर, यस यस किसी भी टाइम पे फाइंड कर सकते हैं इससे। यस। एल, ये हो जाएगा n+2, ये हो जाएगा 1 - 0, 1+0 माइनस n+1, ये हो जाएगा 1+0 अपॉन n+2 स्क्वायर। एल, यहां से क्या आ रहा है, n+2, यहां से क्या आ रहा है, -n - 1, और ये वाली वैल्यू n+2 का स्क्वायर, राइट। n से n कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ रहा है, यस सर। 2 - 1 1, तो l/n+2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका dxCM/dn होगा। यस सर। जब ये होगा तो यहां से देखिए n की वैल्यू स्लोप है, यस यस। जब n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्लोप क्या होगा, डिक्रीज। अच्छा हमेशा होगा कि किसी वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए होगा, हमेशा होगा क्योंकि एल इसका मतलब कांस्टेंट है ना। आंसर डी होगा। यस सर, मतलब एट एनी पॉइंट स्लोप इज ऑलवेज डिक्रीजिंग वैसे। आंसर इसका ओके सर। डी हो जाएगा। और भी कोई डाउट है इसमें, सर सेंटर 12 ऑफ 12। मास, हेलो बोलो क्या डाउट्स। सर, 12th वाला। एक बार पूछता हूं तो बताने में क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, a large number n
of identical beads, each of mass m and radius r, are strung on a thin, smooth, rigid horizontal rod of length L. ठीक है, are at rest at random positions. The rod is mounted between two rigid supports. कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे एक रॉड है, ये ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल्स है, बीड है, कुछ ऐसा बीड है, n आइडेंटिकल बीड्स, और इसका लेंथ L है, और इसने ये भी बोला है रैंडम पोजीशन पे। The rod is mounted between two rigid supports. If one of the bead is now given a speed v, the average force experienced by each support after a long time. कोलिजन इलास्टिक है, कोलिजन क्या है, इलास्टिक है, तो कोलिजन इलास्टिक है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बोला है उसने, क्या बोला है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर मैं, तो मुझे टाइम फाइंड करना पड़ेगा, राइट, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो चेंज इन मोमेंटम अगर मैं फाइंड करूंगा, इसका चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो किसी एक बीड को, उसने तो ऐसा नहीं बोला कि इस साइड या उस साइड को, इफ वन ऑफ द बीड इज गिवन नाउ स्पीड v, अच्छा किसी एक बीड को दिया, सपोज इसको स्पीड v दिया, तो mv बाय कोलिजन में अगर मैं फाइंड करूं टाइम, राइट, बिकॉज मोमेंटम अगर इसको mv दिया तो फाइनल मोमेंटम भी mv आएगा, मोमेंटम में तो चेंज होना है नहीं, किसी दूसरे पार्टिकल की बात में अगर मैं करूं तो, बाय इच सपोर्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे फोर्स लगाएगा, सपोर्ट की बात कर रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पे फोर्स लगाएगा और फिर वापस आएगा। तो अगर मैं उसको देखूं, कुछ टाइम का कुछ ये होगा क्या, ये टाइम तक कांटेक्ट में रहेगा वो फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से इसको इसने वेलोसिटी दी, टाइम तो कुछ गिवन है नहीं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं इसमें, कुछ क्लिक हो रहा है क्या इसमें, पार्टिकल को वेलोसिटी v दिया, राइट, पार्टिकल को वेलोसिटी तो v दिया उसने, वेलोसिटी v देने के बाद क्या हो रहा है, मोमेंटम तो ठीक है, मोमेंटम फाइंड कर लेंगे अपन, बट टाइम फाइंड कर पाएंगे, चेंज इन मोमेंटम से टाइम आएगा, और मुझे एवरेज फोर्स फाइंड करना है, क्या कर सकते हैं इसमें, v वेलोसिटी देगा तो ये v से जाएगा, राइट, और ये आएगा भी v से, चेंज इन मोमेंटम देख लेते एक बार, रुको चेंज इन मोमेंटम से करते, देखते कुछ तो आएगा। देखो आइडेंटिकल है तो एक पार्टिकल इसको वेलोसिटी देगा v, ये रेस्ट में आ जाएगा, ये इसको वेलोसिटी देगा v, रेस्ट में आ जाएगा, फिर वैसे ही ये लास्ट पार्टिकल है, लास्ट पार्टिकल कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा v से, और फिर वो रिटर्न भी होगा, क्योंकि लास्टिक कोलिजन है तो रिटर्न भी होगा, तो v से होगा, तो चेंज इन मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम 2mv हो जाएगा, राइट, एक mv हो गया, माइनस ऑफ माइनस mv, इसको मैं अगर प्लस लूँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा पी की वैल्यू अपने को क्या आ जाएगी, डेल्टा पी इज ये हो जाएगी 2mv, राइट। अच्छा
2mv हो गया। अब मुझे टाइम फाइंड करना है, तो अगर मैं टाइम फाइंड करूं तो यहां से यहां तक का लेंथ उसने दिया है l। अच्छा, लेंथ l दिया हुआ है, तो अब इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल्स, राइट। तो n पार्टिकल्स है तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा? मान लेते हैं यहां तक n पार्टिकल्स है, तो एक का रेडियस r है, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? 2r। तो वैसे n तक है, तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस? n इंटू 2r, राइट। सर यस। सर उन्होंने ऐसा भी तो नहीं बोला ना कि n पार्टिकल्स होगा तो दे कवर द एंटायर, वो जो रॉड का नहीं नहीं लेंथ। नहीं, एंटायर तो नहीं है, इसीलिए तो मैं यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर कंसिडर कर रहा हूं ना। नहीं समझ रहा है? अरे मैं n पार्टिकल जो कंसिडर कर रहा हूँ ये टोटल थोड़ी कंसिडर कर रहा हूँ यहां से यहां तक, क्योंकि वो रैंडम पोजीशन पे है। रैंडम पोजीशन में मतलब कहीं भी होगा, कहीं भी होगा, इसका मतलब ये है कि ये एंटायर लेंथ को कवर थोड़ी कर रहा है। तो ये यस कितने सर, लेंथ को कवर कर रहा होगा? ये इतने लेंथ को कवर कर रहा होगा n इंटू 2r को, राइट। यस सर, यस यस। तो कितना डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना पड़ रहा होगा? कितना डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना पड़ रहा होगा? तो देखो, ये सपोज ये पार्टिकल पहले यहां पे था, अगर एक पार्टिकल की अगर आप बात करेंगे, ये स्ट्राइक किया, फिर यहां से आया, सक्सेसिव कोलिजन देखना है। यहाँ पे क्या देखना है? सक्सेसिव कोलिजन। अगर आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कुछ पढ़ा होगा तो देखते हैं, जब प्रेशर का एक्सप्रेशन फाइंड कर, ये पार्टिकल यहां से गया, कोलाइड किया और फिर यहां पे आया, तो सक्सेसिव कोलिजन में टाइम कितना लग रहा होगा? तो अगर सपोज ये v से जा रहा है और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो अगर ये लेंथ l मान लिया तो 2l। तो वैसे ही देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, वैसा कि यहां से वे पार्टिकल गया, यहाँ पे पार्टिकल है, फिर यहाँ पे ऐसा आया और फिर यहाँ पे आके कोलाइड किया, तो इतने में उसको टाइम कितना लगा होगा? तो देखो, अगर ये डिस्टेंस कवर कर रहा है इतना, तो कोई भी पार्टिकल मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? यहां से यहां तक की अगर आप बात करेंगे, मैक्सिमम कोई भी पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो l माइनस 2nr डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये बात आ रही है समझ में? किसी भी एक डायरेक्शन जाने में, इस डायरेक्शन यहां से यहां तक आने में उतना डिस्टेंस, इस साइड जाने में उतना, इससे ज्यादा कोई भी पार्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता, मैक्सिमम डिस्टेंस है। सर यस। सर वो पार्टिकल का जो, जब वॉल के पास था पार्टिकल, उसका रेडियस नहीं काउंट करेंगे? क्या रेडियस काउंट करेंगे? अरे भाई उसका यहाँ पे सेंटर है। पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास बोल रहे हो ना? किसका? हाँ, पार्टिकल का। सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ मास की बात नहीं कर रहे, समझो चीज। सेंटर ऑफ मास नहीं। ये बताओ, ये पार्टिकल यहां से यहां तक ये हो गया 2nr, राइट। तुम यही यस बोल सर, रहे हो ना यस। कि सर यहां से, ये बताओ, ये यहां से यहां पे आएगा, आएगा या नहीं आएगा? यस तो ये बताओ, ये वाला इसका पोर्शन यहाँ पे है, तो ये वाला पोर्शन जब यहाँ पे आया तो कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया? यही होगा ना l माइनस 2nr। हाँ, यस यस सर। नहीं आ रही है बात समझ में? नहीं नहीं, समझा कि हाँ पोर्शन टाइप लेना है। हाँ। तो यहां से देख रहे हैं, अगर सेंटर से देखोगे तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस फाइंड करो, तो इस साइड r माइनस करना पड़ेगा, तो इस साइड भी r माइनस करना पड़ेगा, फिर से वही आएगा l माइनस 2nr। तो मुझे ये बताओ, ये टाइम कितना लगेगा इसको? टाइम कितना लगेगा? इतना डिस्टेंस तो सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रैवल डिवाइडेड करने बाय में लगेगा। v। ये यहां से जा रहा है ऐसा, फिर यहां से ऐसा, या यहां से है पार्टिकल, यहां से ऐसा, फिर ऐसा, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये? 2। एक यहां से यहां तक का लेंथ तो l माइनस 2nr है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ये? टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका 2 इंटू l माइनस 2nr। तो टाइम कितना लग रहा होगा इसको? t इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड, तो कांस्टेंट है 2nr बाई v। तो यहां से फोर्स कितना होगा? डेल्टा p बाई डेल्टा t। प्रेशर कित चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना आ रहा है? 2mv। और ये टाइम कितना है? 2 इंटू l माइनस 2rn या nr डिवाइडेड बाई v। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय l माइनस 2rn। mv स्क्वायर बाय l, mv स्क्वायर अपॉन l माइनस 2rn। तो इसका आंसर जो है बी आ जाना चाहिए। सर
यस। तो आपने वो जो बाकी के पार्टिकल्स थे उनको साथ में मान लिया? अरे साथ वैसे में नहीं माना है, साथ में कहाँ माना है? एक को सेपरेट रखा, बाकी को। अरे यार एक को सेपरेट नहीं रखा है। ये बताओ, एक पार्टिकल जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम है, तो हर पार्टिकल उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितना एक पार्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अरे कोलाइड कौन करेगा ये बताओ? इस वॉल में कोलिजन किसका होगा? जो एक्सट्रीम पार्टिकल्स होगा उसी का कोलिजन होगा ना। यस यस इस वॉल में कोलिजन किसका होगा? जो एक्सट्रीम पार्टिकल होगा उसी का कोलिजन होगा ना। यस सर। ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर सकता है ये बताओ? मैक्स डिस्टेंस L-2 nr। L-2 पाई यहां से यहां तक आने में, राइट? यस सर। अपने को क्या देखना है? ऐसे केसेस में जहां पे पार्टिकल आके वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है और फिर जा रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या देखते हैं? ऐसे केसेस में आपको देखना पड़ेगा सक्सेसिव कोलिजन। तो टाइम टेकन इन सक्सेसिव कोलिजन, तो सक्सेसिव कोलिजन में उसने कितना टाइम लिया है? तो सक्सेसिव कोलिजन का मतलब क्या है? सपोज पार्टिकल यहां पे है और यहां से आ रहा है, यहां पे गया, यहां पे आया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? दिस माइनस दिस। इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा ये? नहीं सर, मतलब दूसरा पार्टिकल भी उसके लेफ्ट में है ना। हाँ, इससे इस साइड तो आ ही नहीं सकता है ना, वो मैक्सिमम तो यही है ना यार। सर बिकॉज देयर आर अदर पार्टिकल्स ना, वही बोल रहा था। अरे क्लम कर दिया ऑब्वियस है आपने। भाई, इस साइड तो पूरा पार्टिकल है ना यार। अच्छा, तो यही तो बोल रहा था मैं, अपने बाकी पार्टिकल्स को साथ में माना, एक का मैक्स डिस्टेंस माना देखा नहीं था। होगा, माना इज डिफरेंट। माना क्या है? डिफरेंट है वो। माना नहीं होगा ही, कभी ना कभी ऐसा बना होगा कॉन्फ़िगरेशन, और इस पे अगर फोर्स फाइंड करना होगा तो कभी ना कभी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बना होगा, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन। टाइम इनफाइनाइट है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बना होगा। आ रही है बात समझ में? ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उस पे। लाइक ऐसा कैसे बन जाएगा? क्योंकि जैसे डायग्राम में उन्होंने सेपरेट सेपरेट दिखाया था ना, फिर हाँ ऐसा कैसे आ जाएगा? आएगा ना, बोल रहा हूं तो आएगा। ऐसा कैसे क्या आ जाएगा? ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, कितना टाइम कितना है ये बताओ? कब तक के लिए देखना टाइम है? तो इनफिनाइट। इनफाइनाइट है। ये पार्टिकल स्ट्राइक किया, यस। सपोज 3 पार्टिकल्स कंसिडर कर लो, ये पार्टिकल स्ट्राइक किया, यहाँ पे तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स है। अभी देखो, ये इसका पोजीशन कहाँ पे था? इसका पोजीशन यहाँ पे था, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, यस सर। ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, यस। ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तब तक ये दोनों रेस्ट में रहेंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फाइनली यहाँ पे आएगा। यस सर। मोशन, इसका मोशन जो है, मोशन जब एनालाइज कर रहे हो तो क्या हर पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है? यस। अरे इसका भी चेंज हुआ, इसका भी चेंज हुआ, इसका भी चेंज हुआ, हुआ या नहीं हुआ? यस सर। वैसे ही इसमें भी हो रहा होगा, वैसे ही इसमें भी हो रहा होगा। आ रही है बात समझ में? और इनफाइनाइट टाइम के लिए हो रहा होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जब वो ट्रैवल करेगा ना कोई भी पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्टेंस इससे ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता है। सक्सेसिव कोलिजन की बात कर रहे हैं अपन, सक्सेसिव कोलिजन, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जितना स्पेस बचा है उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, तो इतना, ये डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया, तो इतना ट्रैवल किया, तो सक्सेसिव कोलिजन में डिस्टेंस हो जाएगा दिस, ये हो जाएगा, टाइम अपना ये हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो जाएगा। राइट? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लाइक डेरिवेशन जो, पढ़ा है? हाँ बोलो। नहीं ये वाला नहीं पढ़ा। लाइक अरे ए काइनेटिक भी। थ्योरी ऑफ गैसेस बोल रहा हूँ, ये वाला क्या? सर अभी वो चलो कोलिजन छोड़ो, वाला सर है डेरिवेशन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है कभी? यस सर। केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है? यस यस। ये पढ़ा है वी आर एम एस? यस सर।
VRMS में कहीं पे प्रेशर आता है 1/3 रो VRMS स्क्वायर, ऐसा आता है डेरिवेशन? यस सर। छोड़ो, डिस्कस वो सब नहीं करना, ये समझा? सर लाइक बिटवीन ए बी एंड सी पार्टिकल जो है उनके बीच में स्पेस सेम थोड़ा है। अरे भाई सेम पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, अरे सेम है पोजीशन या नहीं चेंज हो रहा है। तो फिर क्या बोलने का, तुम बोलना क्या चाह रहे हो? मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस सेम है। सर नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इवेंचुअल कॉन्फ़िगरेशन वैसा कैसे आएगा जैसे आपने ऊपर ड्रॉ किया, पोजीशन चेंज हो रहा है वो छोड़, समझा। नहीं आया। ये बताओ डिस्टेंस मैक्सिमम इससे ज्यादा ट्रैवल कर सकता है, ये बताओ एक पार्टिकल। तो लाइक वो तभी आएगा ना जब बाकी पार्टिकल्स क्लम्प होगा और एक पार्टिकल होगा कि नहीं होगा? लाइक उस मैक्सिमम साइड। इससे ज्यादा हो सकता है, ये बताओ। सर ये सर नहीं, इससे ज्यादा नहीं नहीं हो हो सकता है सकता तो आंसर ये हो जाएगा, बात खत्म। सर। बट उसी केस में ना कि जो लेफ्ट वाले पार्टिकल्स क्लम्प हो राइट, गए और हेलो। हाँ, यस। अच्छा अच्छा ओके सर। और भी कोई डाउट्स है? एक क्वेश्चन में तुम आधा घंटा लेते हो भाई साहब, इतना नहीं टाइम देने का होता है। और भी कोई डाउट्स है? आई थिंक ग्रुप पे कोई कुछ भेजा था। 11th 12th 14th 15th, 12th हो गया, 11th देख लेते क्या है। A thin bar of length L has a mass per unit length lambda that increases linearly with distance from one end. If the total mass m in its mass per unit length at lighter end, okay, ये रॉड है, यहाँ पे इसका लैम्डा नॉट है, राइट, और ये लैम्डा इंक्रीज हो रहा है इसके साथ, x इक्वल्स टू 0 मान लेता हूँ, और ये x इक्वल्स टू l है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो पहले आप लैम्डा को फंक्शन बनाओ, लैम्डा क्या रहा होगा? तो लैम्डा इज देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो ये लैम्डा नॉट होना चाहिए, प्लस मैं कुछ कांस्टेंट लिख देता हूँ kx, ये समझा क्या? देखो x की वैल्यू 0 पुट करो, जब x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट हो जाएगी, और लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूं के एक्स, ऐसा समझिए। अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका लैम्डा का और एक्स का, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो ये लैम्डा नॉट होगा और लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, ऐसा जाएगा ग्राफ, ऐसा जाएगा, है ना? और ये वाली वैल्यू लैम्डा नॉट है, तो इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है? लैम्डा नॉट। इसका स्लोप मैं के अज्यूम कर रहा हूँ, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वैसा, तो y लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट प्लस के एक्स। देन द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द लाइटर एंड, यहां से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, क्या होगा? अच्छा, इसका टोटल मास गिवन है m, तो पहले मैं टोटल मास फाइंड करता हूँ। x डिस्टेंस पे एक स्मॉल सा एलिमेंट लिया dx का, तो इसका मास क्या होगा? dm, dm की वैल्यू क्या हो जाएगी? dm इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx, dm इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dx, तो dm की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा इज लैम्डा नॉट प्लस के एक्स इंटू dx, तो यहां से dm की वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल मास क्या आ जाएगा आपका? टोटल मास ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm, टोटल मास क्या गिवन है? m, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट प्लस के एक्स इंटू डी एक्स, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to l, तो मुझे यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा नॉट x प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है? 0 to l, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा नॉट इंटू l प्लस के एल स्क्वायर बाई 2, इसको इस साइड लाइए, m माइनस लैम्डा नॉट l इक्वल्स टू के एल स्क्वायर बाई 2, के एल स्क्वायर बाय 2, कॉम्प्लिकेटेड टाइप दिखेगा क्या? ये 2/l स्क्वायर इक्वल्स टू m माइनस लैम्डा नॉट इंटू l इक्वल्स टू k,
मल्टीप्लाई कर दो 2m/l² माइनस 2 लैम्डा नॉट, एक l कैंसिल आउट हो जाएगा, बाई l इक्वल्स टू k की वैल्यू ये आ गई, k की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास xcm क्या हो जाएगा, dm इंटू x बाई dm। तो dm की वैल्यू क्या है यार, लैम्डा नॉट प्लस kx इंटू dx इंटू x बाय लैम्डा नॉट प्लस kx इंटू dx। x वैरीज फ्रॉम 0 to l, 0 to l। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये लैम्डा नॉट x हो जाएगा प्लस kx dx आ जाएगा, 0 to l, 0 to l लैम्डा नॉट प्लस kx इंटू dx। इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हो, अरे इसको ये इंटीग्रेशन आ जाएगा तुमसे, ये इंटीग्रेट कर लिया, इसमें k की वैल्यू आएगी, सिर्फ एक ही अननोन दिखेगा जो k दिखेगा, बाकी x तो l में कन्वर्ट हो जाएगा। k की वैल्यू आप ये पुट कर दो, k की वैल्यू क्या पुट कर देना है, फाइनली k की वैल्यू जब जो भी आंसर आए उसमें k की वैल्यू ये पुट कर देना, आपको आंसर आ जाएगा जो भी आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वो भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। A uniform thin rod AB of length has a linear mass density mu x, lambda नहीं लेके उसने mu बोला है, but linear mass density है AB by L, where x is measured from A. If the center of mass of this rod lies at a distance 7l/12 from A, then A and B are related to, जैसे ये रॉड है तो यहाँ से ये कंसिडर किया है, तो x डिस्टेंस पे फिर से स्मॉल एलिमेंट लिया dx का, तो इसका मास हो जाएगा dm, dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा dx, लैम्डा मतलब यहाँ पे म्यू आ गया, यही आपका लैम्डा है, ये क्या है a प्लस बी एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। तो xcm की वैल्यू क्या हो जाएगी, dm इंटू एक्स बाई dm। xcm कितना है 7l/12, और ये dm क्या है a प्लस बी एक्स बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स बाई a प्लस बी एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। एक्स वैरीज फ्रॉम 0 to l, इसको भी आगे सॉल्व करके कर सकते हैं। तो 7l/12 ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल इंटू डी एक्स, 0 to l ये हो गया आपका ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 12, 0 to l। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 7l/12, ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3l, 0 to l। और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 12। ये इसको इस साइड लाता हूं मैं, 7l/12 इंटू ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाय, एक एल कैंसिल हो गया तो बी एल बाई 2, और यहां से क्या आ जाएगा ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाय 3l। तो यहाँ से 7l/12 एल कॉमन ले लिया तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, a बाई 2 प्लस बी बाई 3, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो सिर्फ इसमें वेरिएबल a और b है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं आप, आंसर इसका क्या है सी है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा 2a इक्वल्स टू बी आ जाएगा, 2a इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्या दिया हुआ है, इन द फिगर शोन ABC a wire, ABC is a wire, if the center of mass of the rod lies vertically below A, then BC by AB is close to। ये कहीं इसी लाइन पे लाई करेगा, यही बोल रहे हो, जस्ट बिलो A। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, AB की वैल्यू कुछ पता नहीं है,
और बीसी की वैल्यू भी कुछ पता नहीं है। ओके, ये रेशियो ही फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैं एल अज्यूम कर लेता हूं। ये एल है, ये ए बी, तो देखो ये सी है। एक चीज तो क्लियर है कि अगर सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे कहीं लाई कर रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो ये होगा। सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो इतना होगा, राइट। ये कितना होगा, यही एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, एल कॉस 60, और ये वाली वैल्यू एल साइन 60 है। बट इससे अपने को मतलब नहीं है, बट सिर्फ ये क्या समझना है कि सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसी लाइन पे है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होगा एल कॉस 60 l/2। क्या होगा, l/2 होगा, उसी से आएगा कुछ आंसर। तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं, ये आपका ये है सेंटर ऑफ मास, इसका यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास l/2 पे होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, l/2 cos 60 l/2 sin 60, तो C1 बोल देता हूं मैं इसको C1। तो C1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका l/2 cos 60 l/2 sin 60। मुझे x कोऑर्डिनेट से ही मतलब है, देख लेते हैं अपन। ये हो जाएगा l/4 और ये हो जाएगा आपका √3 l/4। ये C1 हो गया। अगर मैं इसको क्या मान लेता हूं, जैसे अपने को क्या फाइंड करना है, BC/AB, इसको मैंने अज्यूम कर लिया x, BC/AB को x अज्यूम कर लिया, तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू AB, मतलब ये हो जाएगा XAL, XL, x इंटू एल, राइट। तो ये टोटल डिस्टेंस जो है AC का, जो BC का जो डिस्टेंस है वो कितना है, BC का जो डिस्टेंस है वो x इंटू एल है। तो इसका मास अगर मैंने m अज्यूम किया, बिकॉज ये यूनिफॉर्म है ना, तो ये हो जाएगा mx, इसका मास क्या हो जाएगा mx, क्योंकि लेंथ जो है x टाइम्स है तो मास भी हो जाएगा x टाइम्स, तो m इंटू एक्स हो जाएगा। सही, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, कितने डिस्टेंस पे, मैंने इसी को ऑरिजिन अज्यूम कर लिया है 0 0, तो ये कितने डिस्टेंस पे होगा C2, ये हो जाएगा इसका हाफ XL/2 और 0। तो मैं XCM फाइंड करूंगा, बिकॉज XCM से ही चाहिए मुझे, XCM इतना होना चाहिए, इस लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब XCM वुड बी L/2। XCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M1 इंटू L/4 प्लस M2 इंटू XL/2 अपॉन M1 प्लस M2। और XCM की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बिकॉज इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो XCM यही आना चाहिए आपका, L/2 आना चाहिए, तो L/2 लिख देता हूं। M की वैल्यू ये M है, L/4 ये है XM इंटू XL/2 अपॉन M प्लस XM। तो L/2 हो गया, यहां से आप कॉमन ले लो, XML कॉमन ले लिया, तो ये जाएगा 1/4 प्लस x²/2, और यहां से ये वाली वैल्यू m कॉमन लिया तो 1 प्लस x आ जाएगा। देखो ये जाएगा, L से L आएगा, इसको इस साइड लाइए, x प्लस 1/2, और यहाँ पे LCM ले लीजिए तो 4 दिखेगा आपको, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x²। 2 से 2 टाइम्स में जाएगा, इसको इस साइड लाइए, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2x²। इसको इस साइड ले आइए, तो 2x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो x की वैल्यू मुझे x ही चाहिए, BC/AB को अपन ने x अज्यूम किया, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस B² माइनस 4AC, 4 माइनस 4AC, तो ये 8 हो जाएगा बाई 2a, तो 2 इंटू 2, माइनस नहीं होगा बिकॉज x कांट भी नेगेटिव, उसका रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव वाला टर्म कंसिडर कर लिया मैंने, 12/4। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3/4, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आंसर, 1 प्लस √3/2। देख लो, ये हो जाएगा 2.73, 2.732/2, तो हो जाएगा 1.36, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 37366 है, तो 1.37 इसका आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा, 1.37। ठीक है, ये थोड़ा सही क्वेश्चन है, ये इसमें डाउट आया तो चलेगा, ये सब सिंपल सिंपल सा डाउट्स नहीं आना चाहिए जो क्लास में बताया है, एक बार रिवाइज करेंगे तो वो आएगा, वरना फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अगर होगा तो मैं करा दूंगा, टाइम बहुत हो चुका है, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।
एक बार देख लेना, आ जाएगा आई थिंक। क्या दिया, टू पार्टिकल्स कोलाइड ए एंड बी ऑफ इक्वल मास आर मूविंग विद सेम स्पीड v as shown in the figure, they collide completely inelastically and move a single particle। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लास में ही करा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन था कोई एक्सरसाइज का, जो मैंने बोला है लेक्चर में ही कराना है, तो उसको मैं डिस्कस कर दूंगा लेक्चर में। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।